Hello everyone, this is Sonia Saini, your SS teacher, and today we are going to study our chapter 6 in civics class 8, and the chapter name is Understanding our Criminal Justice System. इस चैप्टर में हम समझेंगे जो हमारी कंट्री में जस्टिस सिस्टम है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था जुडिशरी सिस्टम के बारे में, वहाँ हमने देखा कि जो जज हैं और जो एडवोकेट्स होते हैं वो सब इस जुडिशरी सिस्टम का पार्ट हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें सिटीज़न को जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, उन केसेस की कैसे हियरिंग होती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज के इस चैप्टर में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अ फिक्टिशियस केस। मीन्स चैप्टर के स्टार्टिंग में एक स्टोरी दी हुई है, वो स्टोरी किसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं हम, फिक्टिशियस केस है। इस केस को देने का मोटिव यही है कि आपको क्लियर कराया जाए कि कोर्ट में कैसे कोई भी क्रिमिनल केसेस आते हैं तो उसकी कैसे हियरिंग होती है। सेकेंडली वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। जब भी कोई क्राइम होता है तो कैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो पुलिस है उसका रोल क्या होता है और वो कैसे एक्ट करती है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है FIR, इट मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो किसी भी क्राइम की होने की इंफॉर्मेशन जब पुलिस के पास आती है तो पुलिस जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है वो FIR होती है। अब FIR में पुलिस क्या कौन कौन से पॉइंट नोट करती है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करती है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये कौन होते हैं और इनके रोल क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज। जो जज होते हैं कोर्ट में वो क्या करते हैं और वो कैसे अपनी जजमेंट को इम्पार्शली देते हैं, तो इसमें भी हम इनके रोल को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ फेयर ट्रायल। इसमें हम देखेंगे जो फेयर ट्रायल है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, इसको देने का मोटिव क्या है और जो इसके पीछे रीज़न है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इस इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि आपने अपनी रियल लाइफ में या फिर मूवीज़ में बहुत बार ऐसे देखा होगा कि कोई भी क्राइम होता है या फिर कोई भी लॉ को वॉयलेट करते हैं तो हम सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करते हैं, हम इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को। और अब पुलिस ऑफिसर्स फाइलिंग रिपोर्ट्स एंड अरेस्टिंग द पर्सन। तो पुलिस क्या करती है, उसके बाद पुलिस उस पर्सन के अगेंस्ट रिपोर्ट फाइल करती है और उसे अरेस्ट करती है। बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सन्स we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not। तो जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पुलिस ही है जो डिसाइड करती है कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं है। आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड इट इज़ अ कोड ऑफ लॉ, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा सच नहीं है क्योंकि पुलिस का रोल नहीं है ये डिसाइड करना कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं है। जो हमारी कंट्री में जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ, वो डिसाइड करते हैं वेदर द अक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट, कि वो गिल्टी है या फिर इनोसेंस है। ये काम किसका होता है, ये कोर्ट में डिसाइड किया जाता है। तो इस तरह से कुछ बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम हमारे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो फेयर ट्रायल मिला है कोर्ट से हमें, इसका क्या मतलब होता है, FIR का क्या मतलब है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो फिक्टिशियस केस है इस चैप्टर में। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आप देख रहे हो इस पिक्चर में जो मिसेस शिंदे हैं, ये मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहते हैं, ये रेडी हो रहे हैं, इनको किसी फंक्शन में जाना है। तो अब आप देख रहे हो इमेज में ये कैसे कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं अपनी गोल्ड की चेन। इनको काफ़ी टाइम हो गया ढूंढते हुए लेकिन वो चेन इनको नहीं मिलती। इतनी देर में इनके हस्बैंड आ जाते हैं, वो कहते हैं आप रेडी नहीं हुए हो, हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना है मैरिज में। तब मिसेस शिंदे उन्हें बताते हैं कि इन्हें इनकी गोल्ड की चेन नहीं मिल रही,
इन्होंने उसे ड्रॉर में ही रखा था। अब मिसेस शिंदे अपने हस्बैंड को ये भी बताते हैं कि इन्हें डाउट है कि वो चेन इन्हें इनकी जो सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, उसने चुराया होगा। अब जो इनकी सर्वेंट है उनका नेम है शांति, वो इनके घर में लास्ट 3 ईयर से काम कर रही होती हैं। तो ये उससे पूछते हैं कि क्या आपने चेन देखी है या उसे चुराया है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज़ हम पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। इतने में जो मिस्टर शिंदे हैं, मिसेस शिंदे के हस्बैंड, वो आते हैं और शांति की ट्रंक में सर्च करते हैं ताकि उन्हें गोल्ड की चेन मिल जाए। गोल्ड की चेन तो उन्हें नहीं मिलती, लेकिन उन्हें 10,000 रुपीज़ का जो एक एनवलप है उसमें 10,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो वो शांति से पूछते हैं कि इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए। शांति उन्हें बताती है कि मेरे ब्रदर ने मुझे पैसे भेजे हैं और कुछ मैंने सेव किए हैं, तो ये हमारी मेहनत की कमाई है। लेकिन उसकी बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो अब मिस्टर शिंदे क्या करते हैं, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जा कर के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उन्हें इस स्टोरी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे FIR राइट करवाने आया हूँ। तो जो सब इंस्पेक्टर होते हैं मिस्टर राव, वो मिस्टर शिंदे की FIR को रिकॉर्ड करते हैं। अब आगे क्या होता है, जब जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ये इनके घर में आकर के शांति को अरेस्ट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट 10,000 रुपीज़ एनवलप। तो शांति मना करती हैं कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन उसकी बातें सुनी नहीं जाती हैं और एविडेंस के तौर पे जो पुलिस ऑफिसर हैं वो जो मनी का एनवलप होता है उसे साथ में सील कर देते हैं। अब जो सुशील है, शांति का ब्रदर, ये विलेज से आता है, पुलिस स्टेशन जाते हैं और जो सब इंस्पेक्टर है राव, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी सिस्टर को रिलीज़ कर दिया जाए, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर हैं वो उनके ब्रदर की एक भी नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि अगर आपको अपनी सिस्टर को जेल से बाहर निकालना है तो आप जाके बेल ऑर्डर लेके आइए। तो अब जो सुशील हैं, शांति के ब्रदर, ये क्या कहते हैं कि हमारे पास ना तो इतनी मनी है कि हम कोई लॉयर हायर कर सके और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं, जो थे वो तो आपने सील कर लिए। अब मिस्टर राव क्या करते हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो फोर्सफुली सुशील को पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं 2 दिनों के लिए। उन्हें उससे बहुत बुरी तरह मारा जाता है, पीटा जाता है और उसको फोर्स किया जाता है कि आप कन्फेस कर लीजिए, उस एरिया में जितनी भी चोरी हो रही हैं वो सब ज्वेलरीज आप दोनों भाई बहनों ने मिलके ही चोरी की हैं। लेकिन जो सुशील है वो कंटिन्यूसली एक ही बात बताते जा रहा है कि नहीं, मैं इनोसेंट हूँ, मैं तो एक फैक्ट्री वर्कर हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ। और लास्ट में पुलिस उसे 2 दिन बाद छोड़ देती है। तो ये सब चीज़ें जब हो रही होती हैं तो उसी टाइम शांति को बेल ग्रांट कर दी जाती है 1 महीने बाद। लेकिन शांति के पास जो बेल की अमाउंट होती है 20,000 रुपीज़ देने के लिए वो नहीं होती हैं और ना ही कोई उनके सपोर्ट में होता है। तो उस सिचुएशन में शांति को जेल में ही रहना पड़ता है, जिससे वो काफ़ी गहरे सदमे में होती हैं और काफ़ी टेंशन होती है कि ट्रायल होगा, पता नहीं क्या होगा उसमें, मेरे साथ क्या होगा, और मैम ने तो मुझे यहाँ पे फंसा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें डाउट था कि मैंने उनकी चेन चोरी की है। तो अब आगे पुलिस का क्या रोल होता है। पुलिस फाइल ए चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट में पुलिस एक चार्जशीट फाइल करती है और कोर्ट क्या करते हैं, उस चार्जशीट की कॉपी शांति को दी जाती है जिसमें सारे विटनेस की स्टेटमेंट होती हैं और शांति फिर कोर्ट को बताती है कि मेरे पास कोई लॉयर नहीं है जो मेरे साइड को आपके सामने रिप्रेजेंट कर सके, जो ये झूठा केस मुझ पे लगाया गया है, जो फॉल्स केस है, इससे मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरे पास ऐसा कोई लॉयर नहीं है। तो इस केस में जो मजिस्ट्रेट है ना, वो कमला रॉय, एडवोकेट कमला रॉय को अपॉइंट करते हैं एज अ डिफेंस लॉयर ऑफ शांति एट द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। मीन्स गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे उनके लिए एक लॉयर को हायर किया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे शांति के लिए लॉयर को क्यों हायर किया है मजिस्ट्रेट ने। वो इसीलिए क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल राइट है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22, एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, कि हर पर्सन को राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, अपना जो भी उसका पक्ष है वो उसे रखने का राइट है। और आर्टिकल 39A में भी दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए ड्यूटी, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी लगाता है, किसको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, स्टेट को, कि अगर कोई पर्सन ऐसा है, डिसेबल है या पॉवर्टी की वजह से इस तरह के केस में फंस जाते हैं और उनके पास
अपने लिए लॉयर को हायर करने की अमाउंट नहीं है तो उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंसेस पे उनके लिए एक लॉयर को हायर करेंगे। अब आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एडवोकेट कमला रॉय मीट्स शांति इन द कोर्ट। तो जब मजिस्ट्रेट ने कमला रॉय को उनके लिए अपॉइंट कर दिया होता है एज अ लॉयर, तो वो उनसे मिलती हैं और मिलकर के शांति से सारे केस की डिटेल्स वो ले लेते हैं। तो जब कोर्ट में जाते हैं मिसेस शिंदे से वो क्वेश्चनिंग करती हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चनिंग है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, दोनों प्रोसिक्यूटर में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में और डिफेंस लॉयर में काफ़ी क्वेश्चनिंग होती हैं। वो भी अपने एविडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली क्या होता है लास्ट में, जब ट्रायल कंप्लीशन स्टेज पे होती है अपनी, तो सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा हैज़ बस्टेड अ गैंग ऑफ यंग मैन हु हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम शीनेज नेबरहुड। तो उन्हें पता चलता है कि जो उस पर्टिकुलर एरिया में जो चोरी की जो घटनाएं हो रही थी वो जो गैंग कर रही थी उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। तो अब इसी बेसिस पे जो एडवोकेट कमला रॉय हैं वो अपने पॉइंट को वहाँ पे कोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं और जिसके बेसिस पे अब जो चार्ज लगे होते हैं शांति पे वो हट जाते हैं और उन्हें बेल दे दी जाती है। तो ये था हमारा फिक्टिशियस केस। इस केस में हमने क्या क्या देखा, कौन कौन मेन की प्लेयर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। तो कहीं ना कहीं हमने यही देखा कि जो पूरी स्टोरी थी वो इन चारों के अराउंड ही रिवॉल्व हो रही है। अब इसी स्टोरी के जो 4 पिलर निकले हैं, जो 4 की प्लेयर्स निकले हैं हमारे, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है, सबसे पहले, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस का क्या रोल होता है। द वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पुलिस is to investigate any complaint about the commission of a crime। जब भी पुलिस के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है कि इस तरह का कोई क्राइम हुआ है और कंप्लेन आने के बाद पुलिस क्या स्टार्ट करती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस। तो जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें पुलिस क्या करती है, जो भी विटनेसेस होते हैं, विटनेस कौन होते हैं, जिन लोगों के सामने कोई भी क्राइम हुआ हो या जिन्होंने उस क्राइम को होते हुए देखा हो, सुना हो, तो वो होते हैं विटनेस। उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करती है पुलिस एज अ, और डिफरेंट टाइप के एविडेंस को कलेक्ट करती है अपनी इन्वेस्टिगेशन में। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने क्या किया, डिफरेंट एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए, विटनेसेस के स्टेटमेंट भी ले लिए। उसके बाद पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। तो पुलिस अपना एक ओपिनियन बनाती है। अगर पुलिस को लगता है, इफ़ द पुलिस थिंक दैट एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, अगर पुलिस को लगता है कि जितने एविडेंस कलेक्ट हुए हैं उसके बेसिस पे कि वो जो पर्सन है, एक्यूज्ड पर्सन गिल्टी है, तो वो उसके अगेंस्ट एक चार्जशीट तैयार करते हैं और उस चार्जशीट को कोर्ट में फाइल करते हैं। और जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये पुलिस की जॉब नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कोई पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है। ये डिसाइड करने का जो मेन काम है वो जज का होता है। और यूनिट 2 में भी हमने पढ़ा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या बताता है, एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लैंड, मीन्स सभी के लिए जो लॉ है, जो रूल रेगुलेशन है वो इक्वली एप्लीकेबल होंगे। देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैव टू कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स। और इसी के साथ लॉ में कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उन्हें लॉ के अकॉर्डिंग करने होंगे और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका पूरा ध्यान रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं जिसे अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है या डिटेंशन कर रही है या इंटेरोगेशन कर रही है, इंटेरोगेशन मीन्स उससे क्वेश्चनिंग कर रही है, उस टाइम पे पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की वो गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही ये सब चीज़ें करनी है। पुलिस को परमिशन नहीं है, पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन।
पुलिस को कोई राइट नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे किसी भी पर्सन को टॉर्चर करें, उनकी पिटाई करें या उन्हें शूट कर दें। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन ए पर्सन फॉर इवन पिटी ऑफेंसेस, और किसी छोटे से क्राइम के लिए भी वो उन्हें सज़ा नहीं दे सकते हैं। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिस पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है उनके लिए। आर्टिकल 22 में है ये राइट्स हमारे। फर्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। इट मीन्स जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उस टाइम पे उसको पता होना चाहिए, उसको जानने का राइट है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किस क्राइम के लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट। अब उस पर्सन को राइट है, उस एक्यूज को राइट है कि जिस टाइम उसे अरेस्ट किया है उससे लेकर के 24 आवर्स में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। नेक्स्ट है राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन द कस्टडी। उस पर्सन को राइट है कि अगर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आप ना तो उसके साथ बुरा बिहेव करोगे, ना ही उसे टॉर्चर करोगे, बीट करोगे। नेक्स्ट है कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। और हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो अरेस्टेड पर्सन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर पुलिस ने किसी पर्सन को अपनी कस्टडी में लिया हुआ है और उस टाइम पे वो उससे कुछ कन्फेशन कराते हैं तो वो उसको कोर्ट में एज अ एविडेंस वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट है अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड विमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। अगर कोई बॉय है जिसकी एज 15 ईयर से कम है या कोई वुमेन है, उसको पुलिस सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकती। उनको बुलाने के लिए पुलिस के पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। अब नीचे बॉक्स में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर्स that the police and other agency have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ स्पेशल प्रोसीजर और गाइडलाइंस दिए हैं। जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं उस टाइम पे हमें इन्हें फॉलो करना है। दीज आर द नोन एज, और इन गाइडलाइंस को हम DK बासु गाइडलाइंस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं इन गाइडलाइंस में क्या क्या है। फर्स्ट दिया हुआ है पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटरोगेशन शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग विद देयर डेजिग्नेशन। जो भी पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी पर्सन से अगर इंटरोगेशन कर रहा है, मीन्स उससे क्वेश्चनिंग कर रहा है या उससे अरेस्ट करने गया हुआ है, तो उस पुलिस ऑफिसर ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई होनी चाहिए, साथ में उसके पास अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए और एक प्रॉपर टैग जो डेजिग्नेशन जिस पोस्ट पे है वो उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड द डेट ऑफ द अरेस्ट। एक मेमो तैयार किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिस टाइम आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो ये मेमो प्रिपेयर किया जाना चाहिए जिसमें टाइम और डेट मेंशन की जाती है कि इस पर्सन को कब अरेस्ट किया गया है। इट शुड बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस हु कुड इंक्लूड अ मेंबर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। और जो इसमें 2 विटनेसेस के से अटेस्ट कराया जाता है या 1 विटनेस से अटेस्ट कराया जाता है कम से कम, और वो जो 1 विटनेस है वो उनके फैमिली मेम्बर से भी हो सकते हैं या उनके फ्रेंड हो सकते हैं। अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। और ये जो अरेस्ट मेमो होता है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इसमें डिटेल ये सब लिखने के बाद जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उससे भी साइन कराए जाते हैं। नेक्स्ट है द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटेरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव, फ्रेंड एंड वेल विशर। जिस भी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया है या फिर अपने कंट्रोल में लिया है, जिससे या फिर इंटेरोगेशन के लिए लेके जा रही है पुलिस, उसे राइट है कि वो अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को, फैमिली को इन्फॉर्म करे। नेक्स्ट है व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव्स लिव आउटसाइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द टाइम, प्लेस ऑफ द अरेस्ट, वेन्यू ऑफ द कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस विद इन 8 to 12 आवर आफ्टर
अरेस्ट। अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उनके फैमिली या जो फ्रेंड हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट से, उस एरिया से बाहर रहते हैं, तो उस केस में पुलिस को क्या करना है, 8 to 12 आवर्स के अंदर अंदर उनकी फैमिली को और फ्रेंड को बताना है कि वो किस जगह पर कस्टडी में उन्हें रखा गया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी FIR। FIR क्या होता है? It is with the registration of an FIR the police can begin their investigation into a crime। जब भी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले क्या करती है पुलिस, एक रिटन स्टेटमेंट राइट करती है कि कोई पर्टिकुलर क्राइम हुआ है, और जहाँ पे ये जो रिटन स्टेटमेंट लिखी जाती है इसको रजिस्टर किया जाता है, दैट इज़ FIR। इसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी तो FIR लिखती है। The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR। और जो लॉ है वो बताता है कि ये जो भी पुलिस ऑफिसर है उस पुलिस स्टेशन में, उसकी ड्यूटी है कि वो FIR को रजिस्टर करे। When a person gives information about a cognizable offence, जब भी कोई पर्सन उन्हें किसी पर्टिकुलर क्राइम है जो बहुत ही बड़ा क्राइम है वो हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उन्हें इस FIR को राइट करना ही पड़ेगा। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस इधर ओरली और इन राइटिंग। और ये जो इन्फॉर्मेशन आप पुलिस को देते हो FIR राइट करवाने के लिए, ये ओरली भी हो सकती है और रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। FIR यूजुअली मेंशन द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑफेंस एंड डिटेल्स द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस। और FIR में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? FIR में इंक्लूड होती है डेट, टाइम, जिस जगह पे वो क्राइम हुआ है उस जगह का नेम, और जो बेसिक फैक्ट्स हैं उस क्राइम से रिलेटेड वो, एंड इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, और जो वो इंसिडेंट हुआ है उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें FIR में लिखी जाती हैं। इफ़ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेस इज ऑल्सो मैंशन्ड। अगर कोई पर्सन है वो जानता है कि जो एक्यूज है जिसने वो पर्टिकुलर क्राइम किया है तो उस पर्सन का नेम भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है। द FIR ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट। और FIR में जो FIR राइट करवाने वाला है, जो कंप्लेनेंट है, उसके नेम और एड्रेस को भी राइट किया जाता है। देयर इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर एंड FIR। तो इस मैनर में पुलिस क्या करती है, FIR को राइट करती है, रजिस्टर करती है, एंड इट इज़ साइंड बाय द कंप्लेनेंट। और FIR कंप्लीट होने के बाद उस पर जो कंप्लेंट करने गया है, जिसने वो FIR लिखवाई है, उसके साइन भी कराए जाते हैं। द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। और इसी के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि अगर हम कोई FIR राइट करवा रहे हैं तो हमारा लीगल राइट है कि हम पुलिस से उस FIR की एक कॉपी भी ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं और ये क्या करते हैं? अ क्रिमिनल ऑफेंस इज़ रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग। तो जो भी क्रिमिनल ऑफेंस हो रही है, मतलब जो भी क्राइम हो रहा है, उसे क्या माना जाता है? उसे माना जाता है कि वो पूरी सोसाइटी के साथ गलत हुआ है। व्हाट इज़ मीन बाय दिस, इसका क्या मतलब हुआ? इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम बट अगेंस्ट द सोसाइटी एज होल। इट मीन्स जिस एक पर्सन के साथ वो क्राइम हुआ है, जो विक्टिम है, जिसके साथ कोई चीज़ गलत हुई है, सिर्फ वो उसी के साथ गलत नहीं हुई है, वो पूरी सोसाइटी के साथ गलत हुई है, क्योंकि वो सोसाइटी का पार्ट है। तो इसी बेसिस पे जब हमने हमारा प्रीवियस चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें हमने एक केस देखा था, लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वर्सेस स्टेट। तो वहाँ पे स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को वर्सेस लक्ष्मण कुमार। तो इस केस में क्या था कि जो स्टेट है वो क्यों रिप्रेजेंट, वहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट क्यों गया केस? इसलिए गया क्योंकि उस केस को पूरी सोसाइटी से कनेक्ट करके देखा गया था। तो अब देखते हैं कोर्ट में, इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब जो पूरी स्टेट है, वहाँ पे जो सोसाइटी में लोग हैं, उन लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो भी पर्टिकुलर स्टेट है उनके बिहाफ पे जो गवर्नमेंट लॉयर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। The role of prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court।
अब जो प्रोसिक्यूटर है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इनका रोल कब स्टार्ट होता है? इनका रोल स्टार्ट होता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट को केस में कोर्ट में फाइल करती है। ही और शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इनका कोई रोल नहीं होता है। प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। अब जो प्रोसिक्यूटर है वो क्या करते हैं, वो जो भी विक्टिम है स्टेट की तरफ से उनकी साइड को कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो अभी कोर्ट के ऑफिसर हैं तो इनकी ड्यूटी क्या होती है? इनकी ड्यूटी यही होती है कि ये इम्पार्शियली एक्ट करें, मतलब एक फेयर साइड कोर्ट में रिप्रेजेंट करें और बताएं कि जो भी फैक्ट्स हैं, विटनेस हैं, एविडेंस हैं, सबको फेयरली वहाँ पे रिप्रेजेंट करें ताकि एक जो जस्टिस है वो अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज। अब जज का क्या रोल होता है? जज इज़ लाइक एन एम्पायर इन अ गेम और कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शली एंड इन एन ओपन कोर्ट। जज क्या होते हैं? जैसे कि एक गेम है, उसमें जो एम्पायर का रोल होता है फाइनली, वैसे ही कोर्ट में जज का रोल होता है। तो अब जज कहाँ होते हैं? तो ट्रायल जो ओपन कोर्ट में की जाती है वहाँ पे इनको इम्पार्शली एक्ट करना होता है। मीन्स किसी एक का फेवरेटिज्म किए बिना जो भी स्टेटमेंट होगी या जो भी डिसीजन होगा वो बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए। जज हियर्स ऑल द विटनेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। जज क्या करते हैं? अपने जो भी जजमेंट को देने के लिए, डिसीजन को देने के लिए जज क्या करेंगे? जितने भी विटनेस हैं, एविडेंस हैं, सब जो प्रेजेंट किए हैं प्रोसिक्यूशन ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने और डिफेंस लॉयर ने, सबको पहले अच्छे से सुनते हैं, दोनों पक्ष की चीज़ें को ध्यान से सुनते हैं। देन जज डिसाइड वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। दोनों पक्षों की जो पॉइंट है वो सुनने के बाद जज फिर डिसाइड करते हैं कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिसके अगेंस्ट पर्टिकुलर क्राइम को चार्ज किया गया है, कि वो इनोसेंट है या गिल्टी है। और ये किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे जज? जो भी एविडेंस प्रेजेंट किए गए हैं कोर्ट में दोनों पार्टी की तरफ से। इफ़ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज ए फाइन और बोथ। अगर जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी प्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद जज अपने सेंटेंस बताते हैं, जजमेंट देते हैं और गिल्टी प्रूव होने के बाद उस पर्सन को या तो जेल में सेंड कर दिया जाता है या फिर उसके ऊपर कोई फ़ाइन इम्पोज कर दिया जाता है कि आपको ये अमाउंट पे करनी होगी। और ये जो अमाउंट होगी ये उस केस पे डिपेंड करती है कि किस तरह के क्रिमिनल ऑफेंसेस या चार्जेस उन पे लगे हुए हैं और उन चार्जेस के अकॉर्डिंग जो हमारे लॉ हैं उनमें क्या क्या फ़ाइन प्रिस्क्राइब है। तो इस तरह से जो जज हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होती है? अब फेयर ट्रायल को समझने से पहले हम एक बार फिर से ये जो शांति की स्टोरी है इसको एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। आप इमेजिन कीजिए अगर क्या होता कि जो चार्जशीट की कॉपी है वो शांति को नहीं मिलती और इसके बाद जो ट्रायल की लोकेशन है वो शांति के ब्रदर को और शांति को पता ही नहीं होती और शांति को कोई लॉयर ही नहीं मिलता उनके साइड को डिफेंड करने के लिए, तो उस केस में शांति को गिल्टी प्रूव कर दिया जाता। तो कैसा ट्रायल था ये? तो ये अनफेयर ट्रायल होता। अब ये चीज़ें ना हो, इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, बताता है राइट टू लाइफ मीन्स दैट अ पर्सन's लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय द फॉलोइंग रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। जो आर्टिकल 21 है ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आप किसी भी पर्सन की लाइफ को उससे छीनने का, जो उसकी लिबर्टी है, लेने का अधिकार सिर्फ लीगल प्रोसीजर से है और इसके बिना आप कैसे भी नहीं ले सकते हो। अब हम चलते हैं, लेट अस नाउ रिटर्न टू द शांति's केस एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द असेंशियल एलिमेंट ऑफ ए फेयर ट्रायल। अब फेयर ट्रायल के जो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, फेयर ट्रायल मीन्स एक ऐसा कोर्ट सिस्टम जहाँ पे दोनों पार्टीज, जो विक्टिम है वो और जो एक्यूज है, दोनों को चांस मिलता है अपने अपने साइड को रिप्रेजेंट करने का और दोनों के पास लॉयर होते हैं। तो जो विक्टिम का लॉयर होता है वो तो होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो एक्यूज है इनके होते हैं डिफेंस लॉयर।
तो इनकी हेल्प से ये अपने अपने पॉइंट को वहाँ पे कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो ट्रायल है ये होती है ओपन कोर्ट में, पब्लिक व्यू के सामने। तो अब वहाँ पे दोनों पार्टी का होना ज़रूरी होता है, जो एक्यूज है उन्हें भी प्रेजेंट होना होता है, अपने लॉयर के साथ प्रेजेंट होते हैं। फिर वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है दोनों एडवोकेट को क्रॉस एग्जामिन किए जाते हैं। वो अपने एविडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और जो दूसरे साइड के जो एडवोकेट होते हैं वो उनसे क्रॉस एग्जामिन करते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से फाइनली वो डिसाइड करते हैं जो भी एविडेंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं कोर्ट में, उन एविडेंस के बेसिस पे जज डिसाइड करते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो पर्सन है, एक्यूज पर्सन है, वो क्रिमिनल है या नहीं है। और इन्हीं एविडेंस के बेसिस पे, विटनेस के बेसिस पे शांति को क्या मिला था, जस्टिस मिला था, जस्ट बिकॉज शी गॉट द फेयर ट्रायल, क्योंकि उन्हें इस फेयर ट्रायल में रखा गया, उन्हें फेयर ट्रायल मिला, तो इसी वजह से उन्हें लास्ट में जस्टिस भी मिला। The Constitution and law both state that all the persons that we have discussed in this chapter should carry out their role in a proper manner। तो हमने अभी इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया, हमने यही डिस्कस किया कि जितने भी रोल देखे हैं हमने, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज और जो ट्रायल को देखा है हमने, ये सब अपने रोल को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं ताकि लोगों को जस्टिस दिलाया जा सके। They all need to work to ensure that every citizen irrespective of their class, caste, gender and religious and ideological backgrounds get a fair trial when accused। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि ये जो सभी पर्सन हैं, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज, डिफेंस लॉयर, इन सब का काम क्या है, इन सब का काम ये है कि आप बिना डिस्क्रिमिनेशन किए, बिना उनकी क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस बैकग्राउंड्स देखे बिना आप उनको एक फेयर ट्रायल का चांस दो अगर कोई पर्सन एक्यूज है तो। द रोल ऑफ लॉ विच स्टेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ would not make much sense if citizen were not guaranteed a fair trial by the constitution। जब हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री में हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं और हमारी कंट्री में सभी पर्सन्स लॉ के सामने इक्वल हैं, चाहे एक प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक डोमेस्टिक वर्कर हो, तो ये चीज़ें कब होंगी? ये चीज़ें तभी होंगी कि जब हम हर सिटीज़न को हमारी कंट्री में, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, सबको इस फेयर ट्रायल का चांस देंगे, सबको ये फेयर ट्रायल प्रोवाइड करवाएंगे। अगर हम फेयर ट्रायल नहीं दे रहे हैं तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि हमारी कंट्री में सभी पर्सन क्या है, इक्वल है। तो आइए देखते हैं आज के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज के चैप्टर में हमने डिस्कस किया सबसे पहले फिक्टिशियस केस, एक ऐसा केस जो हमारे पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करता है। इसमें एक्यूज भी था, विक्टिम भी थे, और हमने देखा कि पुलिस कैसे अपना रोल प्ले करती है, और हमने देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे एक पुअर पीपल को एक लॉयर प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसे भी अच्छे से जस्टिस मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। इसमें हमने देखा कि पुलिस कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में तो वो क्या करती है, सबसे पहले एफआईआर राइट करती है, और एफआईआर में क्या राइट करते हैं, वो जो भी कंप्लेनेंट होता है उनके बेसिस पे वो एफआईआर राइट करते हैं, और उस एफआईआर में डेट, टाइम और जो भी इवेंट की डिस्क्रिप्शन होती है उन सबको डिटेल में राइट किया जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, इनके रोल को हमने देखा कि कैसे एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इम्पार्शली इनकी ड्यूटी होती है कि ये इम्पार्शली एक्ट करें। जज, रोल ऑफ जज में हमने क्या डिस्कस किया कि जो जज हैं उनका काम होता है कि वो दोनों साइड्स के, जो विक्टिम हैं और जो एक्यूज हैं, जो इनके लॉयर हैं, इनके थ्रू जो भी एविडेंस, जो विटनेस वहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं कोर्ट में, इनको अच्छे से सुने और फिर अपनी जजमेंट दे। व्हाट इज़ फेयर ट्रायल, इसमें हमने डिस्कस किया कि जो शांति के एग्जाम्पल लेके हमने डिस्कस किया कि कैसे शांति को फेयर ट्रायल का चांस मिला,
कैसे उन्हें चार्जशीट मिली, उन्हें बताया गया कि आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हुए हैं, उनकी फैमिली के साथ उनकी लोकेशन को शेयर किया गया और जहाँ पे ये जो ट्रायल होना था, जो वेन्यू है, उसकी लोकेशन शेयर की गई। तो इससे क्या हो सका इस फेयर ट्रायल से, इस जो कोर्ट सिस्टम में जहाँ पे वो अपने केस की हियरिंग के लिए जा सके, इससे उन्हें जस्टिस मिला, एक फेयर चांस मिला। और ये चांस क्यों मिला? क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें मेंशन हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन